हाय गाइस, एक नया वीडियो लेकर आया हूँ मैं आप सभी लोगों के लिए। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है ये वाला। देखो, इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊँगा कि 5 ऐसा कौन-सा बहुत ही कॉमन मिस्टेक होता है साइट पे, जिससे कि आपके घर का जो लाइफ स्पैन होता है, वो कंसिडरेबली रिड्यूस हो जाता है। ऐसा कौन-सा मिस्टेक है जो कि ठेकेदार कर देता है और इंजीनियर भी ध्यान नहीं देता और उसके बाद घर बहुत जल्दी गिरने का चांस हो जाता है। तो मैं इस वीडियो में आपको वो 5 ऐसे कॉमन मिस्टेक्स बताऊँगा। और देखो, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। ठीक है, स्टील के बारे में बताऊंगा कि स्टील में कहाँ पे गड़बड़ी होता है, कॉलम में, बीम में, स्लैब में कहाँ पे गड़बड़ी करता है इंजीनियर्स और ठेकेदार, कहाँ पे गड़बड़ी हो जाता है। इन चीज़ों के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, साइट पे ही विजिट कराऊंगा और फिर उसके बाद उसके बारे में थ्योरी में भी बताऊंगा। ठीक है, सो वीडियो को एंड तक देखना, बहुत कुछ सीख जाओगे इसमें। ठीक है दोस्तों, चलो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। तो दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले मिस्टेक के बारे में। यहाँ पे आप सामने देख सकते हो कि कॉलम का सरिया खड़ा किया जा रहा है और आप सामने देख लो कि उसमें जॉगल दिया गया है। ये कितने इंच का जॉगल है? ये 4 इंच का जॉगल दिया गया है सरिया में। आपको भी पता है दोस्तों कि जॉगल दिया जाता है कॉलम में, लेकिन इस तरीके का जॉगल कभी भी नहीं प्रोवाइड किया जाता है कॉलम में। इतना ज़्यादा अगर हम जॉगल दे देंगे कॉलम में, तो कॉलम का जो फंक्शन है, जो काम करना है कॉलम को, कॉलम वो काम कर ही नहीं पाएगा। कॉलम का काम है कि जो ऊपर से जो लोड आएगा उसको ट्रांसफ़र करेंगे प्लिंथ बीम पे और फिर प्लिंथ बीम से नीचे वो जाएगा कॉलम के थ्रू फाउंडेशन में। फाउंडेशन से फिर उसके बाद वो अपना अर्थ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये जो काम है कॉलम और फाउंडेशन का मिला के, ये कॉलम उस काम को कर ही नहीं पाएगा दोस्तों। सो इसीलिए कभी भी इस तरीके का जॉगल प्रोवाइड नहीं करते हैं। और देखो, इस तरीके का जॉगल प्रोवाइड किया ना इन्होंने, तो इसके बाद क्या होगा कि इनका स्ट्रक्चर वीक हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है कि अब लोड ट्रांसफ़र हो नहीं रहा है, तो इसका स्ट्रेंथ कम हो गया स्ट्रक्चर का। अब जब स्ट्रेंथ कम हो जाएगा स्ट्रक्चर का, तो इसका मतलब है कि लाइफ स्पैन घट गया स्ट्रक्चर का। तो ये 2 सबसे बड़ा नुकसान है दोस्तों इस तरीके का जॉगल देने से। ठीक है दोस्तों, और इस तरीके का जॉगल को तभी अवॉइड कर सकते हो जबकि स्टार्टिंग से आप कॉशियस रहोगे साइट पे कि आपका स्टील जो बिछ रहा है या फिर जहाँ पे भी आप अपना कॉलम बिछा रहे हो, तो वो सही जगह है या नहीं है। आप इस चीज़ का जब प्रॉपरली केयर करोगे, सेंटर लाइन मेथड से अपना कॉलम का प्रॉपर ओरिएंटेशन चेक करोगे, प्रॉपर प्लेसिंग चेक करके उसके बाद ही कास्टिंग कराओगे, तभी ऐसी मिस्टेक से बच सकोगे। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरे मिस्टेक के बारे में। कई बार क्या होता है दोस्तों कि गांव देहात में ना घर बनाया जाता है, तो वहाँ पे एक अक्सर एक मिस्टेक देखा जाता है। लोग को पता नहीं होता है कि क्या फंक्शन होता है डेवलपमेंट लेंथ का बीम में, और लोग डेवलपमेंट लेंथ प्रोवाइड नहीं करते हैं। देखो, डेवलपमेंट लेंथ का ना मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर आप मान लो घर में आपके एक घी का डब्बा है, ठीक है? आप अगर उस घी के डब्बे में अगर अपनी उँगली सीधी करके डालोगे, तो सीधी निकल भी जाएगी वो, यानी आसानी से चली भी जाएगी घी में और आसानी से निकल भी जाएगा। लेकिन वहीं अगर आप अपनी उँगली सीधी करके डालोगे घी में और फिर अंदर घुमा दोगे उँगली को, तो क्या होगा? अगर उँगली मोड़ लोगे अंदर में घी के अंदर, तो क्या होगा कि फिर उसको जब निकालोगे तो मुश्किल, मतलब थोड़ा ताकत लगाना पड़ेगा आपको उसको निकालने में। क्यों? क्योंकि आपने घी के अंदर अपना उँगली मोड़ लिया है। तो उसी तरीके से क्या होता है कि बीम में हम डेवलपमेंट लेंथ प्रोवाइड करते हैं। तो डेवलपमेंट लेंथ जो प्रोवाइड करते हैं, तो इससे क्या होता है कि बीम में जो शियर स्ट्रेस जो जनरेट होता है सपोर्ट्स पे, जो सपोर्ट पे जो शियर स्ट्रेस जनरेट होता है, ये उसको रेजिस्ट करता है दोस्तों। ठीक है, सो डेवलपमेंट लेंथ ज़रूर से प्रोवाइड करना चाहिए। ये आपको अक्सर गांव देहात में दिखेगा कि लोग प्रोवाइड नहीं करते हैं क्योंकि उनको नॉलेज नहीं होता है इस चीज़ के बारे में। तो आप जब भी अपना घर बनवाना दोस्तों, तो ज़रूर से डेवलपमेंट लेंथ प्रोवाइड करना। ठीक है, इससे स्ट्रक्चर की आपकी लाइफ स्पैन और स्ट्रेंथ दोनों ही बना रहता है। अब बात करते हैं दोस्तों तीसरा बहुत बड़ा मिस्टेक के बारे में। देखो, लोग क्या होता है ना कि जब बीम का जब कंस्ट्रक्शन करवाते हैं, तो बीम के कंस्ट्रक्शन में ना एक्स्ट्रा बॉटम बार और टॉप बार वो प्रोवाइड नहीं करते हैं। एक्स्ट्रा बॉटम बार ये दिया कहाँ पे जाता है दोस्तों? तो बीम का जो सेंटर स्पैन होता है, जो बीम का जो सेंटर वाला जो हिस्सा होता है, बॉटम में हम वहाँ पे बॉटम एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड करते हैं। ठीक है दोस्तों, और जो टॉप एक्स्ट्रा होता है, वो बीम में टॉप पोर्शन में प्रोवाइड करते हैं, लेकिन बीम के एंड पे प्रोवाइड करते हैं। जो बीम का जो दोनों कोना होता है, जहाँ पे कॉलम से वो अटैच होता है या फिर सपोर्ट होता है कॉलम का, तो वहाँ पे हम टॉप एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड करते हैं दोनों एंड पे दोस्तों। दोस्तों, अब बात करते हैं कि इसको प्रोवाइड करने का फ़ायदा क्या होता है। देखो, पहले तो ये समझ लो एक फिगर के थ्रू, ये अपना पोर्शन, ये कॉलम है, ठीक है? फिर साथ में ये भी अपना कॉलम है और बीच में ये अपना बीम है। ठीक है दोस्तों, और फिर उसके बाद यहाँ पे एक पॉइंट लोड आ रहा है। ठीक है,
अब देखो मैंने क्या बताया था आपको कि हम लोग क्या करते हैं कि सेंटर स्पैन में बॉटम साइड में बॉटम एक्स्ट्रा प्रोवाइड करते हैं, यानी यहाँ पे एक स्टील बार प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और बताया था मैंने कि सपोर्ट पे हम लोग टॉप एक्स्ट्रा प्रोवाइड करते हैं, तो यानी सपोर्ट पे यहाँ पे टॉप एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। अब देखो मैं इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाता हूँ दोस्तों। टेक्निकली समझो कि हमें बॉटम एक्स्ट्रा और टॉप एक्स्ट्रा प्रोवाइड करने से कैसे बीम का और कॉलम बीम का लाइफ स्पैन बढ़ जाता है और साथ ही साथ अपने पूरे के पूरे स्ट्रक्चर का लाइफ स्पैन बढ़ता है, ठीक है दोस्तों। ये चीज़ समझ लो। देखो क्या होता है जब लोड पड़ता है तो क्या होता है कि हमारे बीम का ना शेप कुछ ऐसे बन जाता है, ये हमारा बीम कुछ इस तरीके से हो जाता है, ठीक है। जब सेंटर पॉइंट पे लोड पड़ता है ना, जब यहाँ से लोड पड़ता है तो क्या होता है कि हमारा बीम जो है कुछ इस तरीके से झुकता है। तो ये जो सेंटर वाला जो पोर्शन है ना दोस्तों, इस तरीके से जो झुका है, इसको रेजिस्ट करने के लिए, इस तरीके से जो बेंडिंग आया है ना बीम में, इसको रेजिस्ट करने के लिए हम यहाँ पे बॉटम एक्स्ट्रा देते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ आप देखोगे कि जो हमारा बीम जो साइड का जो पोर्शन है, यानी जो सपोर्ट वाला जो पोर्शन है, इधर वाला हिस्सा, यहाँ पे देखोगे तो ये बीम ऊपर की तरफ उठ रहा है, ठीक है। ये देखो ऊपर की तरफ उठते जा रहा है। जैसे जैसे ये और नीचे झुकेगा बीम, ये जैसे जैसे और नीचे आएगा, वैसे वैसे बीम यहाँ से और ऊपर की तरफ उठेगा, ठीक है। सपोर्ट पे से और ऊपर की तरफ उठता जाएगा। तो उसको रेजिस्ट करने के लिए, यानी इसको नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट को रेजिस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं कि एक ऊपर यहाँ पे एक स्टील बार दे देते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे जब स्टील बार दे देते हैं तो हमारा नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट जो होता है वो रेजिस्ट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे बॉटम एक्स्ट्रा प्रोवाइड करते हैं हम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट को रेजिस्ट करने के लिए, और जो टॉप एक्स्ट्रा प्रोवाइड करते हैं ये हम लोग नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट को रेजिस्ट करने के लिए दोस्तों, ठीक है। सो इसका ये कॉन्सेप्ट है। जब टॉप एक्स्ट्रा और बॉटम एक्स्ट्रा पड़ता है तो बीम अपना कंसिडरेबली इसका स्ट्रेंथ बढ़ जाता है, ठीक है। और साथ ही साथ ओवरऑल देखा जाता है तो फिर पूरे स्ट्रक्चर का ही लाइफ स्पैन बढ़ जाता है दोस्तों। तो दोस्तों जब आप बीम का कंस्ट्रक्शन करवा रहे होगे तो उस टाइम पे ज़रूर से ऐसी गलती करने से बचना, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों चौथे बहुत ही बड़े मिस्टेक के बारे में। देखो लोग अक्सर व बेशतर जानते हैं कि जब स्लैब के लिए जो स्टील बांधा जाता है तो उसमें क्रैंक तोड़ा जाता है, लेकिन क्रैंक तोड़ने का प्रैक्टिकली क्या पर्पस होता है, क्या रियल पर्पस होता है, क्या टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या पर्पस होता है ना इसका, लोग वो नहीं जानते हैं, ठीक है। मैं वो बता देता हूँ आपको। देखो क्या होता है जब स्लैब पे ना वेट पड़ता है तो पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट और नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट जनरेट होता है। तो जो नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट जनरेट होता है उसको रेजिस्ट करने के लिए हम यहाँ पे क्रैंक देते हैं, ठीक है। बेसिकली बस अपना इतना ही है। क्रैंक क्यों देते हैं, तो क्रैंक देते हैं ताकि अपना जो नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट जनरेट हुआ है स्लैब में उसको रेजिस्ट कर सके, ठीक है दोस्तों। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप क्रैंक नहीं दोगे तो यहाँ पे शेयर फेलियर हो जाएगा स्लैब में। शेयर फेलियर होने का मतलब कि स्लैब में डायरेक्ट क्रैक पड़ जाएगा, ठीक है। तो उस क्रैक से बचाने के लिए अपने स्लैब को हम लोग ज़रूर से क्रैंक बार प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। सो ज़रूर से अपने साइट पे जब कंस्ट्रक्शन करवा रहे होगे स्लैब का तो उस टाइम पे ज़रूर से क्रैंक बार प्रोवाइड करना स्लैब में है दोस्तों, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट दोस्तों, इसमें मैं आपको बताऊंगा क्योरिंग के बारे में। देखो क्योरिंग जो होता है ना, लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं कि क्योरिंग की क्या ही इंपॉर्टेंस है। लोग उसका प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस जो होता है ना वो समझते नहीं है। लेकिन आप मत ऐसा करना कभी भी अपने साइट पे। क्यों नहीं करना, क्योंकि देखो कंक्रीटिंग करने के बाद यानी ढलाई करने के बाद अगर कंक्रीट किसी वजह से अगर अपना स्ट्रेंथ पकड़ेगा तो वो है सिर्फ और सिर्फ क्योरिंग से। कंक्रीटिंग करने के बाद उसकी क्योरिंग करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो स्ट्रक्चर जो होता है ना स्ट्रेंथ गेन करता है उससे। इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे आप खाना खाते हो तो खाना खाने के आधा घंटा 45 मिनट बाद आप पानी पीते हो, राइट। सो उससे क्या होता है कि आपका जो पेट में जो भी खाना था, जो भी फूड था, वो डाइजेस्ट होता है और फिर आपको उससे स्ट्रेंथ मिलता है, राइट। सो उसी तरीके से आप समझो कि कंक्रीटिंग किया इसका मतलब है खाना खिला दिया स्ट्रक्चर को, ठीक है। अब वो थोड़ा देर सूखेगा, सूखने के बाद आप उसको पानी पिलाओ। पानी पिलाते जाओगे तो उसमें स्ट्रेंथ आता जाएगा, ठीक है। सो इसका इंपॉर्टेंस आप इस तरीके से समझ सकते हो। अब देखो मैं आपको चार्ट बताता हूँ कि कितने दिनों पे कास्टिंग अगर हमने किया है ओपीसी सीमेंट से तो कितने दिन पे कितना परसेंट स्ट्रेंथ गेन कर लेता है। तो देखो जब कास्टिंग कियो और सूखने के बाद यानी 24 घंटे के बाद 16% भी स्ट्रेंथ पकड़ लेता है स्ट्रक्चर अपना, ठीक है। और फिर उसके बाद 3 दिनों के बाद वो 40% स्ट्रेंथ पकड़ता है। जबकि आप क्योरिंग करोगे तब
क्योरिंग करोगे 3 दिन तक तो 40% स्ट्रेंथ आ जाएगा स्ट्रक्चर में, ठीक है। फिर 7 दिनों तक क्योरिंग कर दोगे तो 65% स्ट्रेंथ आ जाएगा उसमें, और जब 14 दिन तक पूरा कर दोगे क्योरिंग तो 90% स्ट्रेंथ वो अपना पकड़ लेता है स्ट्रक्चर, ठीक है। लेकिन जब आप उसको 21 दिन कर लोगे या फिर उससे ज़्यादा तो वो अपना स्ट्रेंथ 99% पकड़ लेगा दोस्तों ये तो था ओपीसी सीमेंट के बारे में। लेकिन अगर बात करें पीपीसी सीमेंट के बारे में जनरल सेंस में, पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट का जो रेट होता है हीट ऑफ हाइड्रेशन का वो स्लो होता है इन कंपैरिजन टू ओपीसी। अगर ओपीसी की बात करते हैं तो उसका हीट ऑफ हाइड्रेशन का जो रेट होता है वो फास्ट होता है, ठीक है। हीट ऑफ हाइड्रेशन अगर सिंपल लैंग्वेज में कहें, जो स्ट्रेंथ पकड़ना है स्ट्रक्चर में, तो वो जिस रेट से पकड़ाएगा, ठीक है, मतलब वो जिस रेट से स्ट्रेंथ अपने अंदर गेन करेगा वो तेज़ होता है ओपीसी में, ठीक है, बजाय किसके, पीपीसी के, ठीक है। सो अपना ओपीसी जल्दी स्ट्रेंथ पकड़ता है पीपीसी से, ठीक है दोस्तों। और यही वजह है दोस्तों कि हम ओपीसी की क्योरिंग कम दिनों तक करते हैं और पीपीसी की क्योरिंग जो होती है वो ज़्यादा दिनों तक करते हैं। ओपीसी की क्योरिंग ना 14 दिन तक काफ़ी होता है, ठीक है। 14 दिन कर लोगे तो 90% स्ट्रेंथ पकड़ा जाता है। लेकिन वहीं अगर आप बात करोगे पीपीसी की, तो पीपीसी में आपको 21 दिन तक क्योरिंग करना पड़ता है, तब जाके उसकी 90% स्ट्रेंथ पकड़ाती है दोस्तों। सो दैट्स इट दोस्तों, ये था कंप्लीट इन्फॉर्मेशन 5 कॉमन मिस्टेक्स पे जो कि होता है घर का कंस्ट्रक्शन करवाते वक्त। सो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा, और चलो अब अगली वीडियो मिलते हैं कुछ नए और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।